नमस्कार, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय शार्क टैंक करके एक प्रोग्राम काफी चर्चा में है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उस शार्क टैंक में एक शब्द बड़ा यूज होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम उद्यमिता कहते हैं। एमपीपीएससी को भी कहीं से पता चला होगा, उसको भी लगा होगा कि साहब ये चीजें पढ़ना हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिलेबस ही बना दिया, पेपर फोर्थ जिसमें केवल एथिक्स पढ़ी जाती थी, उसमें एक नया पार्ट जोड़ते हुए इन्होंने उद्यमिता को जोड़ दिया। अब हम चाहें या ना चाहें, हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन जब एमपीपीएससी ने हमसे बोला है कि आपको पढ़ना है और हमारा एक सपन है कि हमारा हमारा एक स्वप्न है कि हमें एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो एमपीपीएससी हमसे जो कहने के लिए, जो पढ़ने के लिए कहेगा, वो सारी चीजें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उद्यमिता को लेकर काफी चर्चा है कि उद्यमिता का सिलेबस नहीं है, उद्यमिता को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एग्जाम गुरुजी के द्वारा यह प्रोग्राम तैयार किया गया है, उद्यमिता विशेष, जिसमें पेपर 4 का पार्ट बी जो है, उसमें पूरा सिलेबस आपको बता दिया जाएगा अच्छे तरीके से। लगभग 50 घंटे, 50 से 55 घंटे, मतलब सारा सिलेबस जितना भी है पार्ट बी में, सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश इसके अंतर्गत की गई है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं उद्यमिता के बारे में। सबसे पहले, उद्यमिता शब्द ही अपने आप में काफी व्यापक है, और वो भी तब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसके बारे में पहली बार पढ़ रहे हों। तो हमने जो पहली क्लास रखी है वो कौन सी रखी है? उद्यमिता का सामान्य परिचय। आज हम उद्यमिता के बारे में पढ़ेंगे, उद्यमिता के बारे में चीजों को समझेंगे। यदि आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए सारा सिलेबस कवर अप किया गया है। तो जब हम सामान्य परिचय की बात करते हैं, तो आज हम उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता से संबंधित प्रमुख शब्दावली क्या होती है, उद्यमिता की विशेषताएं कौन-कौन सी होती हैं, उद्यमिता के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न, एक सामान्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके सिलेबस में यदि एमपीपीएससी ने उद्यमिता शब्द इस्तेमाल किया है, तो वो कुछ इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। कैसे प्रश्न पूछ सकता है? पहला प्रश्न, उद्यमिता से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी आप इस तरह की परिभाषाओं को लिखें, तो किसी न किसी सोर्स का प्रयोग करें। या तो आप किसी थिंकर को कोट कर दें कि साहब इसने उद्यमिता को इस तरीके से परिभाषित किया है, तो ये आपके लिखने का एक अच्छा तरीका माना जाएगा। या किसी संस्था ने यदि उसे परिभाषित किया है, तो वो संस्था को वहां पर कोट कर दीजिए, तो ये लिखने का एक अच्छा तरीका है। तो आपसे कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? भले उसने केवल उद्यमिता लिख रखी है, बोला है कि उसकी अवधारणा पढ़ना है, उसके लक्षणों के बारे में पढ़ना है, भले उसने बोला है, लेकिन वो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने सिलेबस और प्रश्न दोनों के बीच में बिठाया है समन्वय, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज की हम पहली क्लास उद्यमिता की सामान्य परिचय से शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता तक पहुंचे उसके पहले हमें 2-3 शब्द समझ लेना चाहिए। कौन कौन से? एक, उद्यमी को समझ लेना चाहिए कि साहब उद्यमी क्या कहलाता है। उसके बाद उद्यमिता को समझ लेना चाहिए कि उद्यमिता क्या कहलाता है। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है कि उद्यम क्या कहलाता है, उसको भी समझ लेना चाहिए। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि ये सारे शब्द आपस में बिल्कुल मिले जुले हैं। ठीक है, आपस में बिल्कुल कहना चाहिए कि मिलावट है। जिस तरह से दूध में पानी मिला दो या पानी में दूध मिला दो तो दोनों में फर्क नजर नहीं आता है, उसी तरह जब आप उद्यमिता को पढ़ते हो, तो यदि आपको उद्यमी के बारे में नहीं पता होगी, और ऐसा नहीं कि उद्यमी के बारे में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा लेकिन अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज उद्यमिता को समझने के लिए जितना उद्यमी जानना आपको जरूरी है, उतना ही उद्यमी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि साहब ये उद्यमी कौन कहलाता है, क्या? ठीक है, उद्यमी कौन कहलाता है? उद्यमी जो होता है, एक व्यक्ति होता है, विशेष कर्ता के रूप में इसे जाना जाता है उद्यमी। ठीक है, क्योंकि विशेष कर्ता के रूप में होता है, और इसी के द्वारा
किस चीज की उद्यमिता करनी है, किस चीज का व्यवसाय, किस चीज का बिजनेस करना है, उस विषय के बारे में, जिस चीज के बारे में सोचा जाता है, किसी भी चीज या किसी भी उद्यमिता के बारे में कोई लक्ष्य बनाया जाता है, कोई उद्देश्य बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें किसके द्वारा की जाती हैं? उद्यमी के द्वारा की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं? उद्यमी के द्वारा की जाती हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड्स के रूप में उद्यमी के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि उद्यमी के द्वारा उद्यमिता का विषय डिसाइड किया जाता है कि साहब आपको कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सा बिजनेस करना है, और साथ ही साथ ये एक विशेष करता होगा। मतलब पूरा उद्यमिता जो है वो किस पर निर्भर करता है? वो उद्यमी पर निर्भर करता है। आज के लिए उद्यमी के बारे में केवल आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या शब्द है कि हम आगे बढ़ें, दूसरी चीजों को समझें, दूसरी चीजों को पढ़ें। उसके बाद दूसरा शब्द क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें? इसकी विशेषताओं, परिभाषाएं, सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उद्यमी से जब हम समझकर उद्यमिता को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उद्यमी के द्वारा जो क्रिया की जाती है, जो कार्य किया जाता है, वो कार्य क्या कहलाता है साहब? उद्यमिता कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? उद्यमी के द्वारा किसी विषय पर, मैंने आपको बोला था वो विशेष कर्ता होता है, विषय का चयन करता है। उद्यमी के द्वारा विशेष विषय पर जो कार्य किया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो क्रिया की जाती है, उन सारी क्रिया को, उस कार्य को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उद्यमिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्यमिता कहा जाता है। अभी तक हमने दो चीजें क्लियर करी। पहली चीज क्या है? उद्यमी कौन कहलाता है, वो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है कि उद्यमिता क्या कहलाता है, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इनकी सबकी डिटेल से चर्चा होगी, लेकिन सामान्य परिचय में अभी दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी अचानक से उद्यमी शब्द आ जाए तो आपको अंदर से घबराहट ना लगे, हड़बड़ाहट ना हो, इसलिए मैंने दोनों शब्दों का परिचय दे दिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे शब्द की ओर। तीसरा शब्द क्या है? उद्यम। सीधी सी बात है कि उद्यमी, उद्यमिता से ही आगे बढ़कर जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो किस रूप में आता है? उद्यम के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? उद्यम के रूप में आता है, जिसमें जो प्रक्रिया उद्यमी के द्वारा जिस विषय को लेकर जो क्रिया, जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसका जो निर्गत होता है, जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, जो उत्पाद बनता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे उद्यम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इन तीन शब्दों को आपको अच्छे तरीके से, भलीभांत तरीके से समझ लेना है। वो इसलिए क्योंकि आगे जब मैं उद्यमिता के बारे में आगे पढ़ना शुरू करूंगा, बताना शुरू करूंगा, उसमें बार बार ये शब्द प्रयोग होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए, उद्यमिता की परिभाषा तक हम पहुंचे। ठीक है, कि उद्यमिता क्या कहलाती है, उद्यमिता की परिभाषा क्या है। मैं चाहता तो एक या दो लाइन में आपको उसकी परिभाषा दे के और आगे निकल सकता था, लेकिन पूरी यूनिट ही उस पर निर्भर करती है साहब। तो इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ा जा सकता, और आप भी उद्यमिता को इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़िएगा। तो जब भी उद्यमिता शब्द आपको दिखे तो चार पांच शब्द आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि साहब ये चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? उद्यमिता बनाती हैं। जैसे उद्यमी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उद्यमी कौन कहलाता है। उद्यमी की जो साहसिक योग्यता होती है किसी चीज को लेके, ठीक है, साहसिक योग्यता, यदि उद्यमिता की ओर आगे बढ़ना है तो उद्यमी की कितनी योग्यता है, उद्यमी किस तरीके से काम करता है, उसके विचार कैसे हैं, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, उसके काम करने का तरीका कैसा है, कोई भी काम कर रहा है उसने प्रक्रिया कैसे अपनाई है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होती हैं? साहसिक योग्यता। तो उद्यमिता में कौन सी पहली चीज होनी चाहिए? भैया साहसिक योग्यता यदि रहेगी तभी आप उद्यमिता को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा शब्द उद्यमिता में महत्वपूर्ण होता है वो होता है लाभप्रद निर्णय। और ये कब आएगा? जब आप सारी चीजों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन में दो चीजें अपनाई जाती हैं।
क्या लाभ हो रहा है इस चीज को देखा जाता है, और क्या हानि हो रहा है इस चीज को देखा जाता है। और हमेशा जो एक अच्छा उद्यमी होता है, उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के निर्णय लेता है, तो लाभप्रद निर्णय उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब वो जो कहना चाहिए कि जो पॉसिबिलिटीज होती हैं भविष्य में होने वाले, जो परिणाम आने वाले होते हैं, उन परिणामों के बारे में भी वो क्या कर लेता है, एक अंदाजा लगा लेता है। और वो अंदाजा लगाने के बाद वो क्या करता है, एक लाभप्रद निर्णय लेता है। तो उद्यमिता में दूसरी कौन सी महत्वपूर्ण चीज होती है, लाभप्रद निर्णय। तीसरा क्या होता है, सामाजिक नव परिवर्तन प्रवर्तन भी जो है उद्यमिता में बहुत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल किया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद देखिए कि नए तरीके से नई चीजें, जैसा समाज बदलता है लोग बदलते हैं, उस तरीके से जब आप मार्केट में चीजों को उपलब्ध कराते हैं, मार्केट की जो मांग रहती है उस हिसाब से आपको क्या करना होता है, अपने अंदर परिवर्तन करने होते हैं। पहले टीवी में बड़ी बड़ी टीवीज हुआ करती थी, अब आज आप टीवी का नेचर देखिए, पूरा अलग तरह का बदलाव आपको साफ तौर पर नजर आता है। तो उद्यमिता में यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि समाज जितने तेजी से, जिस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, उस प्रकार से आपको उद्यमिता में भी परिवर्तन लाना होगा। ठीक है, अक्सर मैं एग्जांपल ये देता हूं कि पहले पार्ले जी की बिस्किट का केवल एक टाइप हुआ करता था, लेकिन जब लोगों ने उसे कम पसंद किया, लेना पसंद किया, उसने क्या किया, क्रीम वाली पार्ले जी निकाल दी। कम से कम पार्ले जी बिस्किट के 8 से 9 वेराइटीज निकाल दी, और क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब समाज जैसे, जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो रहा है, उस प्रकार से उद्यमिता में भी परिवर्तन होना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामाजिक नव परिवर्तन भी उद्यमिता में महत्वपूर्ण पार्ट निभाती है। गतिशील नेतृत्व, गतिशील नेतृत्व का क्या मतलब है, जो लीडर होता है, जो उद्यमिता को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ाना चाहता है, उसमें हमेशा गतिशीलता होती है। और गतिशीलता कैसी होती है, वो अपने अंदर आधुनिकता को हमेशा स्वीकार करता है, नई टेक्नोलॉजी होती है उसको स्वीकार करता है, समाज के अंतर्गत क्या नया मांगा जा रहा है उसको स्वीकार करता है। उन सारी चीजों को स्वीकार करने के बाद वो क्या करता है, आगे बढ़ता है और काम करता है। ठीक है, तो उद्यमिता कभी भी यदि आपको शब्द नजर आए, तो कम से कम ये 4 शब्द आपको ध्यान रख लेने हैं कि साहब उद्यमिता के अंतर्गत ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने इस क्लास का क्या नाम रखा है, सामान्य परिचय। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये काफी यूजफुल होने वाली हैं आगे के क्लासेस में आपको, और सारी चीजें आराम से समझ आने वाली हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उद्यमी में भी कुछ गुण होते हैं। ठीक है, उद्यमी में भी कुछ गुण होते हैं, जैसे उद्यमी में साहस होता है। उद्यमी के बारे में हालांकि हमने क्लास में काफी डिटेल से चीजों को पढ़ेंगे, वहां पर समझेंगे, लेकिन जिस प्रकार उद्यमिता में 4 शब्द याद रखने की जरूरत थी, उसी प्रकार जो उद्यमी कर रहा है उसमें भी कुछ शब्दों को याद रखने की जरूरत है। जैसे उद्यमी कैसा होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, हमेशा रिस्क लेने वाला, जोखिम लेने वाला होगा, तभी वो एक अच्छा उद्यमी होगा और उद्यमिता को आगे बढ़ाएगा। नव परावर्तन या नव प्रवर्तन भी उसके अंतर्गत देखा जाना चाहिए। प्रबंध मतलब एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए, एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित भी चीजों को देख ले, मार्केटिंग से भी संबंधित चीजों को देख ले, प्रोडक्ट से संबंधित चीजों के बारे में भी उसको कुछ जानकारी पता चले और उसे मैनेज कर ले। मजदूरों के साथ अपने अपने लोगों को कैसे रखना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। लीडरशिप का एक विशेष गुण किसमें होता है, उद्यमी में होता है, उसका विजन होता है। वो बैठे बैठे कल क्या होने वाला है, भविष्य के परिणाम क्या होने वाले हैं, हमें जो होने वाला नुकसान है उसको कैसे कम किया जा सकता है, मैं किसी भी चीज से किस प्रकार से मैक्सिमम लाभ कमा सकता हूं, ये सारी चीजें जो सोच की एक तरीका होता है, जो सोचने का एक तरीका होता है, वो गुण किसमें होते हैं, उद्यमी में होता है। स्किल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि उसके अंतर्गत स्किल नहीं है, नए सीखने की एक प्रेरणा नहीं है, एक कहना चाहिए कि यदि वो तकनीकी रूप से उतना मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों से पिछड़ जाएगा। तो कभी भी उद्यमिता आए तो वो 4-5 शब्द याद रखना है, उद्यमी आए तो ये 4-5 शब्द याद रखना है।
ठीक है? यहाँ तक की सारी पिक्चर क्लियर होगी। अब हम घुसते हैं विषय के अंतर्गत, अब हम घुसते हैं सब्जेक्ट के अंतर्गत, क्योंकि एक सामान्य सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो शब्द मैक्सिमम इस्तेमाल किए जाते हैं, मैक्सिमम यूज किए जाते हैं, उन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, उन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा एक चीज़ समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। और वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि मैंने कोशिश करी है, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे थे या जो लोग जिन लोगों से मुझसे बात हुई थी, उन लोगों ने मुझे बताया कि अभी मटेरियल उस तरीके का मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, खासकर पेपर 4 का पार्ट बी का। तो मैंने क्या कोशिश करी है, मैं चाहता तो इसको अलग तरीके से लिख के और अलग तरीके से लिख के आपको बता सकता था। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि कम से कम जनरलाइज़ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको स्लाइड में ही चीज़ों को मिल जाए। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी वीडियो हैं, उन वीडियो के बाद क्लास की ये जो स्लाइड्स हैं या क्लास की जो पीडीएफ हैं, वो आपको उस क्लास के बाद मिल जाएँ, ठीक है? ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। और इसमें ऐसा है कि ये अंत नहीं है कि जो मैंने आपको बता दिया वो है। इसमें आप जो परिवर्तन करना चाहें, जो चीज़ें जोड़ना चाहें, वो आराम से यहाँ पर आपको जोड़ते जाना है, अपनी चीज़ों को बढ़ाते जाना है, दूसरों से बेहतर करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? तो उद्यमिता में ये चीज़ मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ों को आपको स्लाइड में दे दूँ एक नॉर्मल वे पे, जैसे आपको परिभाषाएँ भी यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी, इधर-उधर भटकना ना पड़े, ठीक है? और कुछ चीज़ें यदि एक्स्ट्रा मिल रही हैं, तो आप इनको उनको यहाँ पर जोड़ लें। तो ये चीज़ें मैंने कोशिश करी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और किसकी बात करते हैं। सबसे पहले उद्यमिता के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि उद्यमिता का अर्थ क्या होता है? या ऐसा कह लीजिए कि जैसे कभी आपको 11 नंबर में संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है उद्यमिता से संबंधित, तो आप 11 नंबर में कहीं न कहीं भूमिका लिखने की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि आपको उद्यमिता के संदर्भ में एक भूमिका के तर्ज पर कुछ चीज़ें प्रदान कर दूँ। जैसे इसमें बोला गया है कि उद्यमिता मात्र जीविकोपार्जन की प्रणाली ही नहीं है, बल्कि कौशल एवं व्यक्तित्व विकास की प्रभावी तकनीकी है। मतलब आप उद्यमिता को केवल ये मत समझिए कि ये केवल आपकी ज़िंदगी को चलाने वाला है। जीविकोपार्जन का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान बस सीमित नहीं है उद्यमिता, बल्कि उद्यमिता क्या कर रहा है, आपके कौशल को बढ़ा रहा है, आपके व्यक्तित्व को बढ़ा रहा है। तो उद्यमिता को आपको व्यापक तरीके से समझना है, ठीक है? जैसे अमर्त्य सेन जी अक्सर ये कहा करते थे कि जब आपसे कोई गरीबी की परिभाषा पूछे, तो आप केवल उसको इस रूप में परिभाषित मत करिए कि उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, ठीक है? गरीब वो भी है जिसके पास शिक्षा नहीं है, ठीक है? जिसके पास कौशल नहीं है, जिसका अपना व्यक्तित्व नहीं है, वो भी गरीब है। तो उद्यमिता को हमें इसी अर्थ के रूप में समझना है कि उद्यमिता मात्र जीविकोपार्जन की प्रणाली नहीं है, बल्कि कौशल और व्यक्तित्व विकास की प्रभावी तकनीक भी है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है, उसको थोड़ा-सा आपको समझना है। क्या करना है कि इंट्रोडक्शन के तौर पर यदि आप अपने से नोट्स बना रहे होंगे, चीज़ों को लिख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको वहाँ पे लिख लेना है। बाकी तो ये आपके पास रहेगा ही, तो आराम से यहाँ पर चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे बोला जा रहा है कि राष्ट्र का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास उद्यमिता का ही परिणाम है। यहाँ फिर समझिए कि उद्यमिता केवल ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के कल्याण में भूमिका निभा रहा है, ठीक है? बल्कि व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, साथ ही साथ समाज का भी कल्याण हो रहा है। और सीधी-सी बात है कि जब समाज का कल्याण होगा, तो वो कल्याण हमें राष्ट्र के विकास में भी देखने को मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि उद्यमिता की परिभाषा को केवल हम व्यवसाय करने तक सीमित नहीं रह सकते हैं। उद्यमिता की परिभाषा को केवल हम व्यक्ति के कल्याण तक सीमित नहीं रह सकते हैं, बल्कि यह उद्यमिता व्यक्ति के साथ-साथ समाज का कल्याण कर रहा है, समाज के साथ-साथ राष्ट्र का कल्याण कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, इसकी व्यापकता को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अब दूसरी बात करते हैं, इसी के अंतर्गत कुछ चीज़ें और जोड़ देते हैं, तो परिभाषा आपको समझने में आसानी होगी। उद्यमिता एक कार्य विधि या भावना का क्या है? समन्वय है। मतलब आप यदि उद्यमिता को एक प्रक्रिया समझ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, तो उससे भी उद्यमिता बढ़कर है।
प्रक्रिया के साथ-साथ या क्रिया के साथ-साथ क्या है, इससे एक भावना जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है? भावना जुड़ जाती है। और ये भावना कैसी होती है? समाज कल्याण की भावना जुड़ जाती है। समाज कल्याण की भावना जुड़ जाती है। राष्ट्र कल्याण की भावना जुड़ जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी भावनाएं भी उद्यमिता के साथ जुड़ जाती हैं और लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये भी इसकी व्यापकता में नजर आता है। उद्यमिता नए-नए आविष्कार और नव प्रवर्तन को जन्म देता है। मैंने आपको क्या बोला? उद्यमिता जो होता है, वो रूढ़िवादिता पे काम करने वाला नहीं होता है। उद्यमिता को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर उससे काम कराना चाहते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप कितनी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने नव प्रवर्तन को आप स्थान दे रहे हैं। जब इन चीज़ों को आप महत्व देते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जैसे भारत और अमेरिका में जो एंटरप्रेन्योरशिप में एक फ़र्क नज़र आता है, उसका एक बड़ा कारण क्या है कि अमेरिका जैसे देशों में आज भी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, नए आविष्कारों को महत्व किया जाता है, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है कंपेयर टू इंडिया, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम आज भी उस चीज़ में पीछे हैं। तो ये भी उद्यमिता के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बोला गया है कि उद्यमी प्रवृत्तियों के कारण अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी आदि ने स्वयं को विकसित देशों में लाकर श्रेणी में खड़ा कर दिया है। वही चर्चा मैंने अभी आपसे करी है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, एक भी लाइन आपकी यूजफुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सामान्य परिचय लिखने में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ चीज और याद रखना है। ठीक है, अब ये आपके लिखने की कला के ऊपर निर्भर करता है कि जो सामान्य परिचय मैंने आपको बताया उद्यमिता का, ठीक है, सामान्य परिचय के बारे में जो चीज मैंने अभी तक बताई और आगे बताऊंगा, उसमें 7 नंबर में भी आप इनमें से एक लाइन निकालकर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। कभी आपको 11 नंबर में लिखने की जरूरत पड़ी तो ये सामान्य परिचय से संबंधित चीज को आप वहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप पर निर्भर करती है। अब देखिए, एक और बहुत अच्छी लाइन में आपको देता हूं कि उद्यमिता एक विज्ञान, व्यवहार, अवसर के साथ साथ एक कर्म दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था कि आप उसको केवल प्रक्रिया नहीं मान सकते, बल्कि वो भावना से संबंधित होती है। तो कर्म दृष्टि तो है ही, वो काम तो करना है, इसके अलावा एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जैसे अभी मैंने कुछ उदाहरण बताए, अमेरिका का उदाहरण बताया, जापान का उदाहरण बताया, तो इन देशों को लेकर हमारी और आपकी क्या दृष्टिकोण है कि वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा खासा काम हो रहा है, वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, चीजों को आगे बढ़ा रहा है। तो हमने क्या किया, उसको डेवलप्ड कंट्री में डाल दिया। किस में डाल दिया? विकसित देशों में डाल दिया। जबकि हमारे यहाँ उद्यमिता में थोड़ा सा कम काम हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हमें किसमें, हमें दुनिया किस दृष्टिकोण से देख रही है? विकासशील देश के नाम से हमें देख रही है। तो दोनों के बीच में आप फर्क समझ रहे हैं? विकसित और विकासशील में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, वो वहां के लोगों के लाइफ स्टाइल में अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आर्थिक व्यवस्था भी संभालता है, विकास के परिवर्तन स्तर के अनुसार उद्यमिता के अर्थ में परिवर्तन होता है। ये सारी चीजें बताने का मतलब मेरा एक ही था, और वो ये था कि उद्यमिता को आप एक संकुचित सोच में नहीं बांध सकते हैं। उद्यमिता की अपनी एक व्यापकता है। उद्यमिता को केवल आप परिभाषित करके छोड़ दें तो उद्यमिता वहां खत्म होने वाली नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, उद्यमिता में आपको विज्ञान भी नजर आता है, उद्यमिता में आपको व्यवहार भी नजर आता है, उद्यमिता में आपकी कर्म दृष्टि भी नजर आती है, उद्यमिता में आपका दृष्टिकोण भी नजर आता है, उद्यमिता में आपकी भावना भी नजर आती है। तो उद्यमिता को जब हम आगे बढ़ेंगे तो उद्यमिता को हमें संकुचित सोच के साथ नहीं, बल्कि व्यापक सोच के साथ पढ़ना है, व्यापक सोच के साथ समझना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं परिभाषाओं की ओर। उद्यमिता का एक सामान्य परिचय क्या था, और जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, आगे मैं जो परिभाषाएं बताऊंगा वहां पर सारी चीजें कवर अप होने वाली हैं। इसलिए इस चीज को विशेष रूप से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए,
आपको इधर-उधर ना भटकना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया है कि 4-5 राइटर, 4-5 थिंकर उद्यमिता के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने उद्यमिता के बारे में क्या पढ़ा है, क्या बोला है, क्या चीज़ें संबंधित की हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने लगभग हर विचारक के सोच को क्या कर लिया है, एकत्रित कर लिया है। अब मैं अलग-अलग करके उन चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा, उनके बारे में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरा प्रयास ये है कि आपका भटकाव कम हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने परिभाषा के नीचे क्या कर दिया है, उनकी परिभाषा को आपको इसी स्लाइड पे दे दिया है कि आपको इधर-उधर ना भटकना पड़े और आप आराम से चीज़ों को कर सकें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली परिभाषा की बात करते हैं। पहली परिभाषा जोसेफ शुम्पीटर्स के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। अब इन परिभाषाओं का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं? आप जो आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है, वहाँ भी आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आता है, वहाँ भी लिख सकते हैं और 11 नंबर का प्रश्न आता है, वहाँ भी लिख सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपसे प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न के हिसाब से आपको क्या करना है, उत्तर को लिखना है, चीज़ों को उसमें समाहित करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1-2 परिभाषाएँ, लगभग 6 से 7 परिभाषाएँ मैं आपको दे दूँगा और आपकी समस्या यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है? देखिए, उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। आपको याद आ रहा है, शुरू में ही मैंने क्या किया था, उद्यमिता के वो 4-5 शब्द दिए थे, क्यों दिए थे? वो इसलिए दिए थे कि जब इन महान विचारकों के द्वारा, इन महान थिंकर्स के द्वारा जब इसकी परिभाषा बताई जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साहब पहले ही कलेक्ट करके हमको दे दी गई हैं चीज़ों को, ताकि हमको याद रहे कि उद्यमिता में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ठीक है? तो ये एक परिभाषा हो गई। बढ़ते हैं अगली परिभाषा, तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना धीरे-धीरे कि कैसे चीज़ों को बताया जा रहा है? फिर एच.डब्ल्यू. जॉनसन के मतानुसार क्या बोला गया है कि 3 आधारभूत तत्वों को जोड़ा गया है, अन्वेषण, प्रवर्तन और अनुकूलन, ठीक है? इन चीज़ों को जोड़कर जो एक प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? उद्यमिता कहलाती है। ये किसके द्वारा बोला गया है? एच.डब्ल्यू. जॉनसन के द्वारा इसके संबंध में चीज़ों को बोला गया है, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, तो पीटर एफ ड्रकर के अनुसार भी इसे परिभाषित किया गया है। उन्होंने क्या परिभाषा दी है? व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है, वास्तव में उद्यमिता का यही सही परिभाषा है। मतलब व्यवसाय में आप अवसरों को कितना ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं, दोनों तरीके से। लोगों को कितना ज़्यादा अवसर प्रदान कर पा रहे हैं और आप बाजार में जो अवसर हैं, उन अवसरों का आप किस तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं, वो चीज़ भी इसके अंतर्गत क्या कर ली गई है, सम्मिलित कर ली गई है। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, किल्वी पीटर के अनुसार क्या बोला गया है? उद्यमिता एक व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। इसमें विभिन्न कार्यों के साथ-साथ बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का संयोजन, प्रबंध करना, उत्पादन तकनीक, वस्तुओं का अपनाना सम्मिलित है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अब यहाँ तक अभी तक मैंने जितनी परिभाषाएं दिखाई आपको, जितनी परिभाषाओं के बारे में आपको बताया मैंने, वहां पर आपको ये एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। कौन सी बात क्लियर हो जानी चाहिए? कि मैंने हर तरह की परिभाषा आपको देने की कोशिश करी है। 2 नंबर में 20 शब्द में परिभाषा पूछी जाती है, आप लिख के आ सकते हैं। 60 शब्दों में यदि आपको लगता है कि साहब 10 से 12 शब्दों में आपको परिभाषाएं खत्म करनी है, आप वहां भी उद्यमिता की परिभाषा लिख सकते हैं। तीसरी चीज, आपको ऐसा लगता है 11 नंबर वाले जो प्रश्न है, आपको लगता है कि उद्यमिता की एक बड़ी परिभाषा लिखें, तो आप वहां पर उद्यमिता की एक बड़ी परिभाषा लिख सकते हैं और चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज वहां पर आपको याद रखना है। इसी संदर्भ में जेई स्टेप नेक्स्ट साहब ने भी कुछ चीजें बोली हैं। उन्होंने क्या कहा है उसको समझते हैं। उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है कि उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, जोखिम शब्द इस्तेमाल हुआ था कि नहीं हुआ था? मैंने शुरू में ही आपको बताया था। जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता और विविधीकरण करने और नव प्रवर्तनों को जन्म देने की क्या कहलाती है? इच्छा कहलाती है, या एक प्रक्रिया जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो इन सारी चीजों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और उसके आधार पर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है? फ्रैंकलिन साहब ने भी परिभाषित किया है इसे। इन्होंने क्या कहा है?
उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने, संसाधनों के नवीन सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संयोजनों के द्वारा इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का क्या कहलाता है? कार्य कह लीजिए, प्रक्रिया कह लीजिए, क्रिया कह लीजिए, वो क्या कहलाता है? उद्यमिता कहलाता है। ठीक है? तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि विचारकों का इस्तेमाल क्यों करना है। ठीक है? किस तरीके से करना है। और हमेशा याद रखिए, जैसे उद्यमिता की मान लीजिए, उद्यमिता की विशेषताओं के बारे में आपसे 7 नंबर में प्रश्न पूछ लिया गया। वहां आपके लिए आपको कितना शब्द में लिखना है? इसको 60 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में लिखना है? माफ करिएगा, 60 शब्द में लिखना है। ठीक है? अब जब 60 शब्द में लिखना है तो एक स्वाभाविक सी बात है कि आप चाहेंगे कि उद्यमिता को एक लाइन में लिख दिया जाए। ठीक है? 8 से 9 लाइनों में उसे लिख दिया, शब्दों में लिख दिया जाए। तो आपको क्या करना है? जो छोटी परिभाषा है उसे पिक करना है और वहां लिख देना है। ठीक है? तो ये सारी चीजें भी उसके अंतर्गत क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं और चीजों को बताती हैं, चीजों के बारे में चीजों को समझाती हैं। ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से आपसे एक प्रश्न बन सकता है। मैंने क्या किया है? प्रश्नों को ही ध्यान में रखकर चीजों को आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? आपका मेंस एग्जाम निकले, इस चीज को ध्यान में रखकर हमने क्या किया है? उसको अच्छे तरीके से परिभाषित किया है, उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है और आपके जो मतलब की चीज है, अभी तक आपने देखा होगा एक भी ऐसी चीजें मैंने आपको नहीं बताई हैं जिससे आपके मन में थोड़ा-सा भी भटकाव हो उद्यमिता को लेकर। जो एक वे चाहिए थी, जो एक चीज़ की आवश्यकता थी, जितनी आपको ज़रूरत थी, उन्हीं चीज़ों को मैंने कवर अप किया है। उद्यमिता पढ़ने से पहले उद्यमी के बारे में पता होना चाहिए, उद्यम क्या कहलाता है उसके बारे में पता होनी चाहिए। उद्यमिता का एक सामान्य परिचय की आपको आवश्यकता थी, विकास दिया हुआ है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? वो चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, इसके मूल तत्व के बारे में। इनमें से कुछ भी पूछा जाए, आपको वही लिखना है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, जो आपको आगे समझाने जा रहा हूँ। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है, कई लोग इसमें फंस जाते हैं, लेकिन आपको इससे बाहर होकर निकलना है। ठीक है? कभी हो सकता है कि आपसे उद्यमिता क्या कहलाती है, उसकी प्रकृति से आप क्या समझते हैं, ये पूछ लिया जाए। जो आगे मैं बताऊंगा वो चीजें आपको लिखनी है। विशेषताओं के बारे में पूछ लिया जाए, वही चीजें। मूल तत्व के बारे में पूछ लिया जाए तो वही चीजें आपको लिखनी है। मैक्सिमम उसी तरीके की चीजों को कवर अप किया गया है, जो आपको काफी मदद करवाने वाली है। ठीक है? इसमें भी मैंने क्या किया है कि कुछ मेन हेडिंग है, उनकी सब हेडिंग है। सब हेडिंग के अंतर्गत जितनी चीजों की आवश्यकता थी उनको मैंने आपको देने को मतलब कोशिश करी है कि उन चीजों को आपको दे दिया जाए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। उद्यमिता एक प्रक्रिया है, मैंने सबसे शुरू में ही आपको इसीलिए क्लियर कर दिया था। ये चीज आपको आज से दिमाग में बिठाई लेना है कि उद्यमिता एक प्रक्रिया है। ठीक है? और उद्यमी कौन है? विशेष करता है, जो उस प्रक्रिया को करता है वो क्या कहे कौन कहलाता है? उद्यमी कहलाता है। ठीक है? एक प्रक्रिया है जो न केवल धन संपदा बढ़ाती है, रोजगारों का सृजन करती है, बल्कि भावनात्मक स्तर पर उद्यमी को संतुष्ट प्रदान करती है, आने वाली पीढ़ी के सामने उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है? एक सामान्य सा परिचय मैंने आपको दे दिया। विभिन्न परिभाषाओं को के आधार पर जब हम उद्यमिता की विशेषताओं को देखते हैं, ना केवल उद्यमिता की विशेषताओं का लिखने का एक सही तरीका ये होता है कि जब भी आप विशेषताओं के बारे में लिखें तो प्रमुख विशेषताएं और अन्य विशेषताएं दो के बीच में आपको चीजें बांट देनी चाहिए। ठीक है? इससे क्या होता है कि समझने वाले को भी आसानी होती है, पढ़ने वाले को भी आसानी होती है और सारी चीजें उसके अंतर्गत क्या हो जाती हैं? कवर अप हो जाती हैं। ठीक है? तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उद्यमिता को हम कितने भागों पर देखेंगे, मतलब उद्यमिता की विशेषताओं को हम दो भागों में बांटकर देखने वाले हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में चीजों को देखेंगे, अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखेंगे, और जितनी जरूरत है इस स्लाइड में उतनी ही चीजें आपको मिलने वाली हैं। जबरदस्ती के परेशान करने का, आपको भटकाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जो मेन चीज है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पहली विशेषता जो जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है कि उद्यमिता एक जीवन शैली है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लाइफ स्टाइल।
ठीक है, इसकी विशेषता है। अब साहब इसको लाइफस्टाइल क्यों बोला गया है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, तो ये बिंदु आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि उद्यमिता का कार्य व्यवसाय या पेशा ही नहीं बल्कि एक जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का एक ढंग भी है। सीधी सी बात है, यदि उद्यमिता सही ढंग से काम कर रहा है, आपने अपनी उद्यमिता को एक अच्छे तरीके से अच्छी जगह में आपने यदि पहुंचा दिया है, तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, एक व्यवस्थित जीवन की तरह आपको नजर आने लगेगा। सुबह उठना है, जाना है, आना है, सोना है, खाना है, इतने रोजगार पैदा करने हैं, ये सारे विचार आपके मन में आने लगेगा एक व्यवस्थित तरीके से। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए रचनात्मक और कल्पनाशील होना आवश्यक होता है। सीधी सी बात है, यदि आपके जीवन में रचनात्मकता खत्म हो गई है, आपने सीखना बंद कर दिया है, आपने कुछ नया करना बंद कर दिया है, तो हो सकता है कि आपका जीवन वो ना रहे जिसकी आप कल्पना करना चाहते हैं। कल्पना होना जरूरी है। आप सब डीएसपी बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, दूसरी चीजें बनना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो ये क्या है, अभी आप कल्पना पे जीते हैं कि साहब जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा, समाज में आपको सम्मान मिलेगा, दूसरी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कवर अप करते हो। तो जिस प्रकार से जिंदगी में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता दोनों महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, वैसे ही उद्यमिता में भी ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए उद्यमिता को क्या बोला गया है, एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया गया है, इसकी विशेषता के अंतर्गत बोला गया है। इसके अलावा इसी में और क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है उसमें योजना बनाने, ठोस निर्माण लेने और उन्हें क्रियान्वित करने की योग्यता होती है। कहते हैं कि जिस प्रकार आप जीवन में क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, फिर उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आपको घर की आवश्यकता है, पहले की गाड़ी की आवश्यकता है, उसके लिए आप योजना बनाते हैं। आपके पास 10 लाख है तो आप घर बनवा के आगे बढ़ना चाहते हैं, कि आप गाड़ी लेकर आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आपकी जीवन शैली, उद्यमिता में भी कुछ इसी तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि पहले हमें कौन सी चीज है, कौन सी किस चीज को प्राथमिकता देनी है, किस चीज को प्राथमिकता नहीं देनी है। तो ये दोनों चीजें उसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो इसमें योजना बनाने, ठोस निर्णय लेने, उन्हें क्रियान्वित करने की योग्यता होनी चाहिए। फिर नेल्सन साहब का एक कथन है इसी को लेकर कि एक उद्यमी होना किसी कार्य पैसे को अपने से अधिक यह है कि जीवन एक शैली है। जीवन को एक शैली के रूप में बोला गया है। इतनी सारी बातें मैंने इस लूप में इसलिए आपको बताई हैं कि हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उद्यमिता एक जीवन शैली है, विस्तार से चर्चा कीजिए। कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, जोखिम उठाने की क्षमता उद्यमिता की प्रमुख विशेषता होती है। इसकी चर्चा मैंने शुरू में ही करी है, शुरू में ही चीजों को मैंने आपको बताया है। इसमें क्या बताया है कि अनिश्चितताएं जोखिम को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। ठीक है, अनिश्चितता है भाई, आप दुकान खोल के आप कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अनिश्चितता है। क्या गारंटी है उसकी कि आपकी चल जाएगी? ठीक है, तो आपको जोखिम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अनिश्चितताएं हर बिजनेस में होती हैं। आप कुछ भी, भाई आप एमपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें अनिश्चितता नहीं है। आप कैसे सीओटी से कह सकते हैं कि आपने एमपीपीएससी की तैयारी में यदि 6 साल दिए हैं तो आप सफल ही होंगे? इसकी सीओटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि साहब जब आप में जब कोई उद्यमी बनने जा रहे हैं, उद्यमिता शुरू करने जा रहे हैं, तो अनिश्चितताएं जोखिम को क्या देती हैं, जन्म देती हैं। जोखिम से प्रभावी ढंग से ना निपटने पर व्यवसाय क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। उस पर भी आपको ध्यान रखना है। उद्यमिता में जोखिम वहन करने की क्षमता होती है। कुछ व्यवसायिक जोखिमों में बीमा बीमा बचा सकते हैं, जबकि अन्य जोखिमों को उद्यमी के अनुभव या योग्यता के आधार पर उठाया जाता है। तो ये दूसरी विशेषता होती है। तीसरा क्या, नव प्रवर्तन की योग्यता हमेशा होनी चाहिए। मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, वहां पर याद होगा जब उद्यमिता के मैंने 4-5 बिंदु आपको बताए थे, तो नव प्रवर्तन भी उनमें से एक था। ठीक है, वहां से भी आप विशेषताओं को उठा सकते हैं। नव प्रवर्तन की योग्यता, स्विम्बिटर इस संदर्भ में कहते हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था में किसी नई बात को प्रस्तुत करता है,
नया उत्पाद बाजार में लाना, नए उत्पादन तकनीक स्थापित करना, नई बाजार में उत्पाद को प्रवेश कराना, संगठन अथवा प्रबंध का नया स्वरूप विकसित करने का अधिकार स्थापित करना या उसे तोड़ना आदि ये सारी चीजें नवप्रवर्तन इसमें क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रबंध उद्यमिता का एक माध्यम है। ठीक है, प्रबंधन के द्वारा ही साहसी उद्यमी अपने मूल लक्षणों को प्राप्त करने की योजना को अमल में लाने का प्रयास करता है। पीटर ड्रकर इस संबंध में कहते हैं कि साहसिक प्रबंध आज प्रत्येक प्रबंधक के कार्य का अनिवार्य अंग बन चुका है। तो प्रबंधन जो होता है, मैनेजमेंट होता है, उद्यमिता का एक माध्यम होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो विशेषताओं के अंतर्गत ये चीज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रचनात्मकता और सृजनात्मकता की प्रक्रिया हमेशा होनी चाहिए। नवप्रवर्तन की प्रेरणा रचनात्मक विचारों और कार्यों में मिलती है। स्विम्पिटर इस संदर्भ में क्या स्टेटमेंट देते हैं कि उद्यमिता प्रत्येक बाहरी स्थिति का सृजनात्मक प्रति उत्तर या क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, तो सृजनात्मकता की प्रक्रिया यदि उद्यमिता पे नहीं होगी तो वो समय के साथ यदि अपने आप को नहीं बदल पा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि पार्ले जी की केवल पहले बिस्किट आया करती थी, लेकिन अब मिल्क शेक भी आने लगे हैं, ड्रिंक्स भी आने लगे हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने आप को परिवर्तित किया, अपने आप को क्रिएटिव बनाया, कुछ नया जो लोग पसंद कर रहे हैं उसने अपने आप को उस हिसाब से मूव किया। 20वीं शताब्दी का पार्ले जी अलग था, 21वीं शताब्दी का पार्ले जी अलग है। अब आपको चॉकलेट फ्लेवर में भी पार्ले जी खाने को मिल रहा है, दूसरे फ्लेवर में भी मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, परिणात्मक प्रक्रिया हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि कोई भी उद्यमी हो उसे अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। उद्यमिता सदैव परिणाम को महत्व देता है, भाग्य को नहीं। ठीक है, मतलब व्यवहारिक चीजों पर उद्यमिता ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, कुछ आप करने जा रहे हैं तो क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है, इसे किस तरीके से चीजों को हम ज्यादा लाभ की ओर मोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वो चीज भाग्य में सम्मिलित नहीं होगी, बल्कि किस में सम्मिलित होगी, परिणाम में सम्मिलित होगी। ठीक है, तो कोई भी उद्यमी हो, उद्यमी व्यक्ति अपने प्रयासों एवं परिश्रम के द्वारा परिणाम प्राप्त करने में भरोसा करते हैं। वह अपने सूत्रण, निर्णय, ठोस योजनाएं और लक्ष्य जनित व्यवहार के द्वारा उपलब्धियां प्राप्त करने में ही क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सैद्धांतिक प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसमें मैथ का कॉन्सेप्ट हो गया या दूसरे जो होते हैं सिद्धांत भी उद्यमिता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को आगे बढ़ाती हैं। तो उद्यमिता मात्र साहस, प्रेरणा, भावना ही नहीं, बल्कि यह विभिन्न निश्चित सिद्धांतों और विचारों पर भी आधारित प्रक्रिया होती है। एक्चुअली क्या होता है कि सिद्धांत अनुभव के आधार पर लिखे जाते हैं। उन सिद्धांतों के आधार पर जब आप चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आगे करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको साफ तौर पर सफलता की ओर ले जाती हैं। उद्यमिता के दौरान अर्थशास्त्र का नॉलेज भी आपको होना जरूरी है, सांख्यिकी का भी, कानून का भी, समाजशास्त्र का भी, मनोविज्ञान शास्त्र का भी। ये सारे सिद्धांतों को आप सही ढंग से यदि पालन कर रहे हैं, सही ढंग से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। धैर्य पूर्वक साहसिक प्रक्रिया कहा जाता है। आप कोई भी, आप यदि अच्छे उद्यमी हैं तो पेशेंस नाम की चीज होनी चाहिए आपके अंतर्गत, तब आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ना केवल साहसी बल्कि धैर्यवान होना भी आवश्यक है। एक अच्छा उद्यमी दोनों गुण होने चाहिए ताकि विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत और चतुराई से सामना किया जा सके। निरंतर प्रक्रिया है, आप रोक नहीं सकते हो। एक बार उद्यमिता नाम की चीज को यदि एक प्रक्रिया को आपने आगे बढ़ा दिया है तो लगातार आगे बढ़ती रहेंगी, लगातार चीजें आगे। केवल नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं है, बल्कि उस पर टिकी रहना। इसके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि हाथी केवल खरीद लेना वो सामान्य बात नहीं है, यदि आप हाथी को अच्छे ढंग से पालन पोषण उसका कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो बल्कि उसका दक्षता पूर्वक संचालन करना, व्यवसाय को विकास की ओर अग्रसर करना। ठीक है, समय के हिसाब से, बाजार के हिसाब से वो जो परिवर्तन चाह रहा है उसमें आप यदि परिवर्तन कर रहे हैं, नए विचारों को समाहित कर रहे हैं, नए विचारों के साथ साथ दूसरी चीजों को, नई तकनीक को आप शामिल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उद्यमिता में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान आधारित व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
उद्यमिता ना एक विज्ञान है, ना ही एक कला है, यह एक व्यवहार है जिसका आधार क्या है? ज्ञान है। मतलब आपके पास जितना नॉलेज है, जितना स्किल है, जितने तरीके से चीज़ों को आप यूज़ कर पा रहे हैं, वो आप सबके लिए क्या हो जाता है? लाभप्रद हो जाता है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी विशेषताएँ आपको बता दी। इन विशेषताओं में से सारी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ को यूज़ कर सकते हैं, कुछ के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि जब विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हो तो इसे 2 भागों में बाँट लेते हैं। मुख्य विशेषताएँ हमारी खत्म हो गई हैं, अब हम आते हैं अन्य विशेषताओं की ओर। अन्य विशेषता में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम है उद्यमिता, ठीक है? केवल किसी नए व्यवहार तक अथवा नई तकनीक को अपनाना ही उद्यमिता नहीं है, बल्कि आप कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। व्यवसाय अभिमुखी प्रवृत्ति हमेशा इसमें देखी जाती है। बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी देखी जाती है। साहसी व्यक्ति, एक उत्तम सेल व्यवसायिक प्रवृत्ति आपको उद्यमी बनने या किसी उपक्रम को स्थापित करने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। उद्यमिता व्यक्ति को व्यवसायिक कल्पना करने, नियोजन करने, किसी उद्योग को आरंभ करने के लिए क्या करता है? चीजों को आगे बढ़ाता है। ठीक है? उसके बाद उद्यमिता एक आचरण है। उद्यमिता एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि आचरण का परिणाम है। व्यवसाय की विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन निर्णय लेने में जोखिम निहित होती है, जिससे अनुभव द्वारा उसे वहन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं? अन्य विशेषताओं के अंतर्गत इन सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं। उद्यमिता अर्जित कार्य है, ठीक है? उद्यमिता मतलब ऐसा नहीं है कि उद्यमिता के गुण सब में होते हैं, बल्कि उसे धीरे-धीरे क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है, उसे अर्जित किया जाता है। ठीक है? तो उद्यमिता प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन में उद्यमिता नहीं होती है, ठीक है? बल्कि साहित्यिक निर्णय मतलब साहसिक निर्णय है ये, थोड़ा-सा यहाँ पे, ठीक है? निर्णय द्वारा उद्यमिता को व्यवहार में लाया जाता है, इसके लिए उद्यमी को लगातार प्रयास करने होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सभी कार्यों में आवश्यक। तो ये अन्य और विशेष के अंतर्गत मैंने चीज़ों को बता दिया है, अब बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इसी क्रम को जारी रखेंगे। अब हम उद्यमिता के जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो हम उद्यमिता के प्रकार और स्वरूप के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।